Hello students, this is Manoj Pandey and I welcome you all in our this class. So this is our second class. हमने कल से शुरुआत किया है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हमारा सेकंड क्लास है और इस क्लास की हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक के साथ द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। सो बेसिकली ये चैप्टर के लास्ट के आखिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, ये हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, किस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ था और किस तरीके से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ था। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपने क्लास को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात इस टॉपिक को समझने से पहले हमको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या हुआ था। धीरे धीरे जो कंजर्वेटिव्स थे वो समझ गए थे। कंजर्वेटिव्स में कौन आते थे? बेसिकली जो लोग मोनार्क को सपोर्ट करते थे, जो ओल्ड आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो जो हायर क्लास थे वो कंजर्वेटिव होते थे। तो उन लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई थी कि अगर हमको रूल करना है, बने रहना है, हमको रूलिंग में बने रहना है, डोमिनेट करना है लोगों को, तो हमको कहीं ना कहीं लोगों को खुश करना होगा। लोगों को किसी न किसी तरीके से क्या करना होगा? शांत बनाए रखना होगा, लोगों को खुश बनाए रखना होगा, किसी न किसी तरीके का बेसिकली कह सकते हैं उनको लॉलीपॉप देना होगा ताकि वो लोग हमारे अगेंस्ट रिवॉल्ट ना करें, हमारे रूल्स को अपोज ना करें। तो उन्होंने क्या किया? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का यूज़ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस काम के लिए किया। शुरुआत हम करेंगे, जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत करेंगे हम लोग जर्मनी के साथ, जर्मनी के एकीकरण के साथ शुरुआत करेंगे। तो जर्मनी के एकीकरण में जंकर्स ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जंकर्स कौन थे? जंकर्स जो थे वो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जिनके पास काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ होते थे, जो रिच क्लास के लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको जंकर्स कहा जाता है। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया था। फिर आगे है, सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को, जिनका नाम है ओटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क, आप लोगों ने बिस्मार्क नाम पहले इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में सुना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ही नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। वाई ही नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया? बिकॉज जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी में यूनिफिकेशन का काम किया था, उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया में यूनिफिकेशन का काम किया था। आप लोगों को पता होगा, आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया वॉज डिवाइडेड इन मेनी स्टेट्स। राजा रजवाड़ों के स्टेट में, छोटे छोटे राज्यों में क्या था, बेसिकली ये बटा हुआ था। तो उनको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसी तरीके का काम कुछ ऑटो वन बिस्मार्क ने किया था। सो ऑटो वन बिस्मार्क कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क जो था वो था प्रशिया का चीफ मिनिस्टर, रूलर नहीं था। आप लोगों को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर था प्रशिया का, ना कि रूलर था। प्रशिया के जो रूलर थे वो थे कैसर विलियम फर्स्ट। वो थे कैसर विलियम फर्स्ट और ये उनका चीफ मिनिस्टर था। लेकिन कैसर विलियम फर्स्ट ने क्या किया था? रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिफाई करने की, इसको यूनिफिकेशन करने की जर्मनी को, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दी थी ओटो वन बिस्मार्क को। और बिस्मार्क ने इस काम में बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभाई। तो बिस्मार्क ने इस काम में किसकी हेल्प ली? सबसे पहले उन्होंने हेल्प ली थी प्रोसिया की आर्मी को, और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी की भी उन्होंने मदद ली थी। आगे अब उन्होंने क्या किया था? अपने 7 साल में उन्होंने क्या किया था? 3 बैटल्स उन्होंने लड़ी। 3 बैटल्स लड़ी थी, और ये 3 बैटल्स किससे किससे लड़ी थी? आप लोगों को याद रखना जरूरी है। उन्होंने लड़ी थी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। He fought 3 battles over the period of 7 years with Austria, Denmark and France. Please notice this: Austria, Denmark and France. एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिस्मार्क ने 7 साल के दौरान 3 युद्ध जो लड़े वो किसके साथ लड़े थे? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ। और इस युद्ध में उनको क्या हुआ था? विजय प्राप्त हुई थी। उसको उन्होंने ही वॉन द बैटल। इंडियन पर्सिया विक्ट्री एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। उन्होंने क्या किया? पर्सिया की जीत हो गई थी और जो यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। जनवरी 1871, इन जनवरी 1871 द प्रोसियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पायर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलाइज। वर्सलाइज में क्या हुआ था? एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर क्या किया गया था?
पर्शियन जो किंग थे कैसर विलियम फर्स्ट, जिनकी बात मैंने की थी, जिसके चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क थे, उनको क्या किया गया, पूरे जर्मनी का, यूनिफाइड जर्मनी का क्या किया गया, उनको किंग प्रोक्लेम किया गया, घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से जो था वो कंप्लीट हो गया आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, आगे आगे अब हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करें उसके पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि जर्मनी में एकीकरण के बाद जर्मनी में क्या क्या चेंजेस आए थे। तो जर्मनी में काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए थे, जो कि आप इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। वहाँ पर करेंसी में चेंजेस आए थे, उसको मॉडर्नाइज कर दिया गया करेंसी को। बैंकिंग और लीगल और ज्यूडिशरी सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। जो मेजर और प्रैक्टिस जो थे वहाँ पर, पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकम ए मॉडल ऑफ फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। वहाँ के जो भी मेजर्स थे, जो भी वहाँ के प्रैक्टिस थे, जो भी वहाँ पर लॉ इम्प्लीमेंट किए गए थे, वो बाकी के रेस्ट ऑफ जो जर्मनी थे उसके लिए क्या हो गए, एक आइडियल बन गए, उनको वो आदर्श मानने लगे। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। जर्मनी की यूनिफिकेशन हमने देख लिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया था बिस्मार्क ने। आपको ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है। और उस वक्त किंग कौन थे प्रुसिया के किंग थे केसर विलियम फर्स्ट। तो ये 2-3 नाम आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम बात करते हैं जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में। अब आते हैं अपने इटली पर। तो इटली जो था, इटली उस वक्त कितने पार्ट्स में, 7 पार्ट्स में डिवाइड था। इटली उस वक्त 7 पार्ट्स में डिवाइड था। जो नदर पार्ट था वो ऑस्ट्रिया हब्सबर्ग की जो साम्राज्य था, जो राजा थे, उसके कंट्रोल में था। इसके अलावा जो सेंटर वाला पार्ट था वहाँ पर पोप रूल किया करते थे। सदर्न रीजन जो था वो बर्बन किंग, जो इसके तो जो बर्बन किंग थे, बोर्बो वंश के जो राजा थे, वो उनके अंडर आता था। बारे में पढ़ा था, क्योंकि लुइस 16 जो किंग था वो बोर्बो राजवंश का ही था, बोर्बो किंग ही था। तो जो साधन पार्ट था इटली का, वहाँ पर भी बोर्बो किंग ही राज किया करते थे। इटली का एकमात्र जो पार्ट था वहाँ पर जो इटलियन प्रिंसेस थे उनका शासन था। सर्डेनिया पिडमेंट जो स्टेट था इटली का, तो वहाँ पर इटली प्रिंस वहाँ पर रूल किया करते थे। तो इन्होंने ही इटली के एकीकरण में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो आप लोगों को इनका नाम याद रखना है। इनका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। इसके पहले भी 2 बार इटली को एक करने की कोशिश हो चुकी थी, उनको यूनिफाई करने की कोशिश हो चुकी थी। एक बार 1831 में मेजनी ने किया था। इसके अलावा 1848 में भी जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने भी इसको इटली को यूनिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन उन दोनों लोगों को इसमें सक्सेस नहीं मिला था। वो अनसक्सेसफुल हुए थे इस काम में। इस काम में सक्सेसफुल होते हैं किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि पिडमेंट के रूलर थे। इमैनुअल सेकंड के एक मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, जिनका नाम था कैवोर। जिस तरीके से जर्मनी में कैसर विलियम फर्स्ट के जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क, उन्होंने इसको जर्मनी के एकीकरण में यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सेम वही काम चीफ मिनिस्टर कैवोर करते हैं, लेकिन कैवोर में बिस्मार्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। बेसिकली कैवोर जो थे वो ना तो रिवोल्यूशनरीज थे और ना ही डेमोक्रेट थे, वो एक डिप्लोमेट थे। वो केवल एक जॉब कर रहे थे। जिस तरीके से विलियम सेकंड ने इनको काम दिया था कि आपको इटली को एक करना है, हमको इटली को एक करना है, तो वो बस वो काम करना चाहते थे, चाहे उनको किसी भी तरीके से उनको काम करना है। बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे, और डिप्लोमेटिक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये भी एक क्वालिटी है जो कि केवर के अंदर बहुत कूट कूट के भरी थी। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ क्या किया, हाथ मिलाया, फ्रांस के साथ समझौता किया, और फ्रांस की सहायता से उन्होंने क्या किया, डिफीट कर दिया ऑस्ट्रिया को 1859 में उन्होंने फ्रांस की मदद से क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक स्टेट जो 7 स्टेट में बटा हुआ था, तो एक तो खुद सार्डिनिया पिडमेंट था, इसके अलावा जो 6 बचे हुए थे, 6 में से उन्होंने एक जो था ऑस्ट्रिया को उन्होंने 1859 में 1859 में उन्होंने हरा दिया था, फ्रांस के साथ मिल करके, उनके साथ अलायंस करके। तो अब केवल 5 और स्टेट बचे थे जिनको हरा करके वो इटली को एक कर सकते थे, उनका एकीकरण कर सकते थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है कैवोर। Cavour was helped by a local leader known as Garibaldi and his army of peasants। तो जो कैवोर थे, कैवोर अपने इस काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की थी उसके लिए। तो कैवोर को पता चला कि वहाँ पर इटली में एक लोकल लीडर हैं जिनका नाम क्या है, गैरीबैल्डी।
तो गैरिबल्डी का अपना एक छोटा आर्मी था, ठीक है, पीजेंट्स का अपना, वो पीजेंट्स थे, उनका एक छोटा सा आर्मी था जिनको नाम दिया गया था रेड शर्ट, जिनको नाम दिया गया था रेड शर्ट। उस आर्मी का नाम था रेड शर्ट, और उस आर्मी के जो पेजेंट थे, जो सैनिक होते थे, सोल्जर्स थे, वो रेड शर्ट पहना करते थे, इसलिए उनके आर्मी का नाम ही था रेड शर्ट। तो उन्होंने जा करके क्या किया, उनके साथ हाथ मिलाया और वो सब इटली की तरफ गए। और साउथ में, जैसे कि अभी मैंने बताया, साउथ में जो बुर्बु राजवंश का, जो बुर्बुस का शासन था, तो उन्होंने क्या कर दिया, इन लोकल पीजेंट्स की मदद से क्या कर दिया, इन सोल्जर्स की मदद से, रेड शर्ट जो आर्मी थी उसकी हेल्प से क्या कर दिया, उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, फ्री कर दिया, उसको भी कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने बाकी जो भी अदर जो 4-5 जो स्टेट बचे थे उसको भी उन्होंने हरा करके फाइनली इटली को एक करने का काम कर दिया। तो 1861 में ये काम डन हो गया, पूरा हो गया। और क्या कर दिया गया इनको, इमैनुअल सेकेंड, आप लोगों को पता है इमैनुअल सेकेंड उस वक्त किंग थे, तो उनको क्या कर दिया गया, इटली का जो पूरे एक एक यूनाइटेड जो इटली था उनका राजा घोषित कर दिया गया, वहाँ का रूलर घोषित कर दिया गया इनको, ठीक है। और मज़ेदार बात ये रही कि मोस्ट ऑफ द जो इटालियन थे, जो हायर क्लास से बिलोंग करते थे, उनको इस बात का पता भी नहीं चला कि इटली में क्या हो रहा है, यूनिफिकेशन का काम हो रहा है। और बाकी लोगों को तो छोड़िए, जो लोग उनके साथ लड़ रहे थे उनको खुद नहीं पता था, जो रेड आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको कुछ खुद आइडिया नहीं था कि वो लड़ किस पर्पज़ से रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। तो जब वहाँ पर जो नारे लगते थे ला तालिया का, तो ला तालिया उनको लगता था कि ला तालिया जो है वो विक्टर एमुनल्स वाइफ, विक्टर एमुनल्स के जो हैं वो वाइफ हैं, जो रूलर थे विक्टर एमुनल सेकेंड, उनकी वाइफ का नाम होगा ला तालिया, ऐसा पीजन्स को लगता था। लेकिन ला तालिया का मतलब होता था, वो एक तरीके से क्या था, नारा था, मतलब इटली की जय हो, इस तरीके से कुछ नारा लगता था। अब हमने इटली और जर्मनी के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है, बहुत ही आसानी से 10-15 सालों में दोनों ने क्या कर लिया, एक एक हो गए, एकीकरण का उनका जो काम था, जो यूनिफिकेशन का जो वर्क था वो डन हो गया। लेकिन ब्रिटेन का जो केस था वो कुछ स्टेंस था, किस तरीके से स्टेंस था वो हम लोग आगे जानते हैं। तो ब्रिटेन में जो था नेशन स्टेट बनने का जो काम था वो बहुत ही धीरे धीरे हुआ, और ना कि इस तरीके से हुआ जिस तरीके से जर्मनी और इटली में हुआ। उन्होंने फोर्सफुली इस तरीके से कह सकते हैं कि एक्वायर किया, बहुत ही चालाकी के साथ दूसरों पर दबाव बना करके जिस तरीके से उन्होंने एक्वायर किया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट, उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, ब्रिटिश क्राउन से भी ज़्यादा स्ट्रांग ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटेन पार्लियामेंट था उस दौरान। और ब्रिटेन में कई सारे एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। उस वक्त क्या सिचुएशन था, इंग्लिश थे, वेल्स थे, स्कॉटिश थे, आयरिश थे। आप लोग यहाँ पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका जो था कल्चर था, रहन सहन था, ट्रेडिशन था, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट था ब्रिटेन से, इंग्लैंड से बिल्कुल डिफरेंट था। वेल्स वालों का भी, स्कॉटलैंड वालों का, आयरिश जो कि आयरलैंड आयरलैंड के लोगों को कहा जाता था, तो उनका ड्रेस, कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ बिल्कुल अलग था। लेकिन किस तरीके से इंग्लैंड ने इन सबको एक्वायर किया और अपने में मिला लिया वो हम लोग आगे जानते हैं। अब द एक्ट ऑफ यूनियन, द एक्ट ऑफ यूनियन, आप लोग एक्ट से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक ऐसा एक्ट जो यूनाइटेड करने का काम करे, जिसको लाया गया था 1707 में। लेकिन वो किस तरीके से यूनाइटेड करने का काम करे, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, देखेंगे हम लोग। तो इसमें दिया गया है कि इंग्लैंड ने क्या किया, स्कॉटलैंड के साथ इंग्लैंड ने क्या किया, एक ट्रीटी साइन की, एक एक्ट लाया, और उन्होंने क्या कर दिया, स्कॉटलैंड को भी अपने में शामिल कर दिया, बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से उनको मैनिपुलेट करके। इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक नया स्टेट फॉर्म हुआ, जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ। तो अभी तक केवल एक ही स्टेट को एक्वायर किया था ब्रिटेन ने। लेकिन जब उनको एक एक किया जा रहा था, स्कॉटलैंड को एक किया जा रहा था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो रहे थे, तो उस वक्त तो उनको बहुत ही वो लालच दिया गया, बहुत सारे वो सपने दिखाए गए कि आप लोग हम लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे, सबको बराबरी का हक होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। पार्लियामेंट में डोमिनेशन किसका था, पार्लियामेंट में डोमिनेशन था इंग्लिश मेंबर्स का, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। आगे देखते हैं।
और इसका असर क्या पड़ा, स्कॉटलैंड तो आ गया था इनके कंट्रोल में, लेकिन किस तरीके से बिहेव किया गया इनके साथ, बहुत बुरा बर्ताव किया गया, किस तरीके से किया गया। देख सकते हैं स्कॉटलैंड का जो कल्चर था उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। जो कोई भी कोशिश करता था कि वो इंग्लैंड से आज़ाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, वापस से फ्री हो जाती है, उनको क्या किया जाता था, उनको रिप्रेस कर दिया जाता था। और यहाँ तक उनको उनके ही होमलैंड से, उनको अपने ही स्टेट से क्या कर दिया जाता था, बाहर कर दिया जाता था। और वहाँ पर उनको इंग्लिश बोलने के लिए फोर्स किया जाता था, उनका जो लोकल लैंग्वेज था उसको बोलने से रोका जाता था लोगों को, उनके अपने जो ड्रेसेस होते थे, जो कल्चर होता था उसको फॉलो करने से रोका जाता था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लैंड पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था स्कॉटलैंड को। आगे आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है फोर्सफुली इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड बाय इंग्लिश पार्लियामेंट। अब आयरलैंड को किस तरीके से एक्वायर किया, आयरलैंड को किस तरीके से एक्वायर किया गया देखते हैं। तो आयरलैंड में जो था वो बेसिकली क्रिश्चियन रिलीजन के लोग ही रहते थे, लेकिन आप लोगों को पता है क्रिश्चियन में भी दो संप्रदाय थे, कौन कौन से थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट जो थे वो वहाँ पर माइनॉरिटी थे, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट जो थे वो माइनॉरिटी थे, और कैथोलिक कैथोलिक जो थे वो मेजॉरिटी थे। तो इंग्लैंड ने वहाँ पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट की। तो आप सबने ब्रिटेन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में सुना होगा, जो उन्होंने इंडिया में भी उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो सेम वही काम उन्होंने आयरलैंड में किया। उन्होंने अंग्रेज़ पार्लियामेंट के जो मेंबर थे, इंग्लिश पार्लियामेंट के जो मेंबर थे, वो गए प्रोटेस्टेंट के पास। उन्होंने प्रोटेस्टेंट से कहा कि देखिए आप यहाँ पर माइनॉरिटी में हैं, आपको मेजॉरिटी के द्वारा काफ़ी परेशान किया जाता है, आपको सप्रेस किया जाता है, तो आप हमारे साथ आ जाइए, कैथोलिक के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपका साथ देंगे, और फिर आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं, आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो प्रोटेस्टेंट की सहायता से इंग्लिश ने क्या किया, उनको डिफीट कर दिया, कैथोलिक को। कैथोलिक की तरफ से एक लीडर उठ खड़े हुए जिनका नाम था वोल्फ टोन ने बहुत ज़्यादा विरोध किया इंग्लिश का, लेकिन वो फेल हो गए 1978 में। और इसका परिणाम क्या हुआ, फाइनली 1801 में 1801 में फाइनली आयरलैंड को फोर्सफुली क्या कर दिया गया, अपने अपने में यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। और यूनियन जैक, गॉड सेव और नोबेल किंग, यूनियन जैक, गॉड सेव आवर नोबेल किंग, गॉड सेव और नोबेल किंग क्या था, वहाँ का नेशनल एंथम था, एक भक्ति गीत था, देशभक्ति गीत था, जिसको फोर्सफुली क्या किया गया, थोप दिया गया आयरिश लोगों पर, तब बाकी लोगों पर थोप दिया गया कि आपको इसी को गाना है, हमारे राजाओं की तारीफ़ करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना है, आपको आयरिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से जो काम स्कॉटलैंड के साथ किया गया था, वही काम आयरलैंड के साथ भी किया जाने लगा। अब आता है आपका फाइनल टॉपिक, आपके चैप्टर का फाइनल टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी एक नेशन की विजुअलाइज करना, एक नेशन को पर्सनिफाई कर देना, एक पर्सनिफिकेशन कर देना, यानी एक व्यक्तिकरण कर देना, ठीक है, एक इंसान के रूप में एक नेशन की कल्पना करना, जिस तरीके से हम लोग खुद इंडिया को कहते हैं भारत माता, ठीक है, तो उसी तरीके से वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी स्टार्ट हो गया, यूरोप में भी। तो आर्टिस्ट जो थे 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या कर दिया, एक कंट्री को पर्सिफाइंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि जो कंट्री है वो कोई अमूर्त चीज़ ना हो करके, ठीक है, कोई अब्स्ट्रैक्ट थिंग ना हो करके क्या हो, जैसे कि एक पर्सन हो। तो ऐसा उन्होंने किया, और ख़ास करके उन्होंने फीमेल्स को अपने इस पर्सनिफिकेशन के इस प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, एक कंट्री को एक फ़ीमेल के रूप में दिखाया। एक फ़ीमेल के रूप में क्यों दिखाया, क्योंकि फ़ीमेल अगर हम एक मदर के रूप में दिखाएंगे तो क्या होगा, लोग ज़्यादा अटैच्ड होंगे, उससे लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा बात, उस वक्त क्या था, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, आप लोग को पता ही है, और आज भी ज़्यादातर कंट्रीज़ में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ही पाई जाती है। तो उनको लोग ऐसा मानते थे कि फ़ीमेल जो है बहुत ज़्यादा वीक है, और फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम क्या है, मेल्स का है, हम इंसानों का है। तो इसलिए क्या किया गया, एक कंट्री को, ताकि लोग खड़े हो सके अपने कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, जब भी नीड हो, जब भी ज़रूरत हो, तो इसलिए एक फ़ीमेल के रूप में कंट्री को क्या किया गया, पर्सनिफाई किया गया। आगे आगे देखते हैं हम लोग, आगे आप लोग देख सकते हैं
एल्गोरी। एल्गोरी एक वर्ड आता है, एल्गोरी एक वर्ड आता है, जैसा कि मैंने बताया, एल्गोरी एक होता है कि किसी भी अब्स्ट्रैक्ट थिंग को, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को क्या किया जाए, पर्सनिफाई किया जाए, एक चीज़ों के रूप में दिखाया जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर ही अपने क्लास में बताया था, जिस तरीके से आप लोगों को किस तरीके से बुद्धिज्म में शो किया जाता है, महात्मा बुद्ध के घर से निकलने को किस तरीके से, जो महाविनिष्क्रमण की जो प्रोसेस था उसको किस तरीके से बताया जाता है, घोड़े के माध्यम से। बुद्धिज़्म में क्या होता है, बुद्धा की जो सिद्धार्थ की जो लाइफ थी उसके डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट को सिंबल्स के माध्यम से दिखाया जाता है। जिस तरीके से बुद्ध के बर्थ को दिखाया जाता है लोटस के माध्यम से, कमल के फूल के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने को, जब वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ के जाते हैं, महाविनिष्क्रमण जिसको कहा जाता है, तो उस प्रोसेस को दिखाया जाता है घोड़े के माध्यम से। तो सिंबल्स का यूज इसलिए किया जाता है ताकि लोग इजीली उससे कनेक्ट कर पाएँ। किसी भी अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के साथ या फिर फीलिंग्स के साथ लोग, आइडिया अगर कोई हो अब्स्ट्रैक्ट हो, जिसको देख ना सके, छू ना सके, तो उसके साथ लोग इजीली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या किया गया, उसको पर्सनिफाई किया गया, उसको एक मूर्त रूप दिया गया। तो आगे देखते हैं किस तरीके से कंट्री को पर्सनिफाई किया गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एल्गरी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का एल्गरी किस तरीके से वो प्रतीक बनाया गया, जिसको नाम दिया गया क्रिस्टियन मैरिन। क्रिस्टियन जो मैरिन थी सॉरी, तो उनकी जो तस्वीर थी, आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि उनके हाथ में क्या था, रेड कैप था। इसके अलावा वो ट्राई कलर पहनी हुई थी। तो रेड कैप के बारे में आप लोगों को पता है, जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो रेड कैप ही पहना करते थे। स्टैचू, क्या कर देगा, स्टैचू बनाए जाने लगे जगह जगह। इसके अलावा जो कॉइन्स थे उस पर इनकी कॉइन्स जो होती थी, जो स्टैम्प्स होते थे, उस पर इनकी तस्वीर बनाई जाने लगी ताकि लोग क्या कर सकें, इनसे कनेक्ट कर पाएँ। इसके अलावा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इनके हाथ में क्या है, ड्राफ्ट है। आगे आगे यहाँ देख सकते हैं जर्मनी, ये क्या है, जर्मेनिया की तस्वीर है। जर्मेनिया आप लोग वर्ड से समझ सकते हैं कि ये जर्मनी का प्रतीक है। जिस तरीके से इंडिया में आप लोग भारत माता की आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी कई जगह, कि भारत माता को क्या किया जाता है, जो कंट्री है उसको एक फीमेल के रूप में दिखाया जाता है, फीमेल पर्सन के रूप में दिखाया जाता है कि भारत क्या है, हमारी माता है। तो जर्मेनिया भी आप लोग देख सकते हैं कि जर्मेनिया क्या है, जर्मनी से कनेक्ट करके देखा जाता है। तो जर्मेनिया, लेकिन इस तस्वीर में काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं जर्मेनिया के चाहे हाथ में जो कुछ भी है या फिर जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रही हैं, तो उसको किस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जर्मेनिया क्या की हुई है, जर्मेनिया के पीछे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से रेज ऑफ राइजिंग सन को दिखाया गया है। तो रेज ऑफ राइजिंग सन का मतलब क्या होता है, रेज ऑफ राइजिंग सन यानी उगते हुए सूरज की जो किरणें हैं वो दिखाई गई हैं। तो इसका मतलब होता है कि बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, कि नए एरा की क्या हो रही है, अभी शुरुआत का प्रतीक है, कि नया एरा, नया समय शुरू हो रहा है जर्मनी में। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं उनके पैरों में ब्रोकन चेन, टूटा हुआ जंजीर है, उनके पैरों में क्या है, टूटा हुआ जंजीर। तो इसका मतलब क्या है, ये अब फ्री हो चुका है, जर्मनी क्या है, बिल्कुल आज़ाद हो चुका है। तो वो टूटा हुआ चेन इसका प्रतीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं इनके ब्रेस्ट प्लेट पर, जो ब्रेस्ट प्लेट है इनका, उस पर किसकी तस्वीर बनी हुई है, ईगल की, गरुड़ की। तो ईगल आप लोग जानते हैं गरुड़ को किसका सिंबल माना जाता है, स्ट्रेंथ का, ताकत का सिंबल माना जाता है। इसके अलावा इनके जर्मेनिया के आप लोग सर पे देख सकते हैं कि क्या है, ओक का क्राउन है, ताज है ओक का। ओक एक पेड़ होता है, आप लोगों को पता है। तो ओक का क्या है, क्राउन है। तो ये किसको दिखाता है, हीरोइज्म को शो करता है, इनकी महानता को दिखाता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं इनके हाथ में क्या है, स्वॉर्ड ली हुई है, स्वॉर्ड ली हुई है। स्वॉर्ड का मतलब है कि शी इज़ रेडी टू फाइट, वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप इनके अपोज करेंगे, अगर आप कुछ भी गलत करेंगे, तो ये लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इनके साथ ही में, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा उनके हाथ में ऑलिव ब्रांचेस भी हैं। ठीक है, ऑलिव ब्रांचेस आप लोग देख सकते हैं कि स्वॉर्ड के बगल में इनके साथ ऑलिव ब्रांचेस भी हैं। तो ऑलिव ब्रांचेस का मतलब क्या है, कि अगर आप चाहें तो वो ऑलिव ब्रांच जो है वो पीस का प्रतीक है, यानी अगर आप चाहते हैं शांति, तो वो भी जर्मेनिया भी शांति ही चाहेंगे, वो बेवजह किसी से युद्ध नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, वो भी पीस ही चाहती हैं। तो यहाँ पर इनके हाथ में स्वॉर्ड भी है और ऑलिव ब्रांच भी है। स्वॉर्ड क्या बताता है कि अगर आप लड़ना चाहेंगे तो वो लड़ने के लिए तैयार है, अगर आप शांति चाहेंगे तो वो ऑलिव ऑयल उनके हाथ में है, तो वो उस चीज़ का प्रतीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को
याद रखना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया हुआ है, फ्लैग लिया हुआ, उनके हाथ में जो फ्लैग है वो क्या है, ट्राई कलर में है। ट्राई कलर में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा कलर है, ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर है, फिर बीच में आपका सेफ रेड है, इसके अलावा नीचे जो है वो गोल्डन कलर यूज़ किया गया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो इस फ्लैग को यूज किया करते थे, और जिसको ड्यूक ने बैन भी कर दिया था, तो उसी को इसमें यूज़ किया गया है। आगे अब नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म जो होता है वो राष्ट्रवाद की भावना होती है, देशभक्ति की जो भावना होती है, तो वो नेशनलिज्म कहलाता है। इम्पीरियलिज्म जो होता है, इम्पीरियलिज्म जो होता है उसको किसे कहा जाता है, इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म जो होता है वो उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें एक कंट्री किसी वीक कंट्री को, किसी अदर कंट्री को क्या करती है, उस पर डोमिनेट करती है, उस पर शासन करना शुरू कर देती है, उसको अपने कब्जे में ले लेती है, तो उसको इम्पीरियलिज्म कहा जाता है। जिस तरीके से ब्रिटेन ने इंडिया को अपना गुलाम बना लिया था, उस पर रूल करना स्टार्ट कर दिया था, तो उस वक्त क्या हुआ था, इम्पीरियलिज्म की जो प्रोसेस था, जो काम था, वो पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगा था। ठीक है, यूरोप के लोग अदर कंट्री में जाना स्टार्ट कर चुके थे पहले ही, आप लोगों को पता है। हमारे इंडिया में खुद पोर्चुगीज़ आए, फ्रेंच आए, इंग्लिश आए, तो इन सारे लोग आए हुए थे। इसके अलावा बाल्कन में भी 1871 में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। बाल्कन के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है कि बाल्कन जो था वो बहुत छोटे छोटे स्टेट का एक ग्रुप था। बहुत छोटे छोटे स्टेट होते थे जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले थे, डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले थे, और इनको जिस तरीके से स्टेट कहा जाता है तो इनको नाम स्लेव्स कहा जाता था। इन स्टेट को क्या कहा जाता था, स्लेव्स कहा जाता था। कि तो कह सकते हैं बाल्कन जो था वो डिफरेंट स्लेव्स में बटा हुआ था। इसमें जो कुछ फेमस है उनका नाम है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया। तो इन सब के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो ये इतने सारे थे। इसके अलावा काफ़ी सारे छोटे छोटे वो स्लेव्स में बटा हुआ था। तो ये जो स्लेव्स थे वो आपस में क्या करते थे, कम्पीट किया करते थे, आपस में लड़ते रहते थे, आपस में फ्री होना चाहते थे, डोमिनेट करना चाहते थे एक दूसरे को। खुद तो फ्री होना चाहते थे और डोमिनेट करना चाहते थे। और ये लोग आपस में तो लड़ ही रहे थे, इसके अलावा जो भी पावर्स थे, जो अदर्स पावर थे यूरोप की, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जो भी फ्रेंच जो पावर्स थी वो भी क्या चाहती थी, इस पर कब्जा करना चाहते थे। और उस वक्त बाल्कन रीजन पे किसका शासन था, बाल्कन रीजन में उस समय ऑटोमन अम्पायर का शासन हुआ करता था। तो उस वक्त जो था ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और बाल्कन रीजन के जो कॉन्फ्लिक्ट था यही आगे चल के क्या करता है, एक तरीके से रास्ता दिखाता है, कारण बनता है किस चीज़ का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। और देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, आप लोगों को पता है। तो क्या इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये बात आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहीं पर आपके चैप्टर एंड हो जाता है। आपको अगर चैप्टर की रिकॉर्डिंग किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार हूँ स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ अपना लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। ये चैप्टर भी बहुत